अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? आप तमाम तर देखने वालों को जुम्मा मुबारक। आज हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे है और आज का दिन हैपनिंग से भरपूर है। अब से जब मैं आपसे बात करी तो तकरीबन एक घंटे के बाद, एक डेढ़ घंटे के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच भी शुरू हो जाएगा। आज बहुत अहम फैसले भी उनकी समात भी आज होगी और हम गाहे बगाहे आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। और साथ में हमें आपकी हेल्थ के हवाले से बात करनी है। जो पोलियो की जो मुहिम जारी है उस हवाले से बात भी करेंगे और अब तक जो टारगेट रखा हुआ था, क्या वो टारगेट अचीव भी हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे शो में बात करनी है कुदरती आफात के हवाले से। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से और तेज़ी से बढ़ते हुए शदीद मौसमी हालात ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुदरती आफात में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा किया है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि कई ममालिक में ज़लज़ले आते हैं। सिर्फ साल 2024 की मैं बात करूं तो इन चंद दिनों की बात करें तो साल के पहले ही दिन जापान के कुछ हिस्सों को एक ताकतवर ज़लज़ले ने तबाह कर दिया, जिसकी शिद्दत 7.6 थी। इस वाक़े में 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। 3 जनवरी को पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इस बात कोयटा और गिरदुनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस हुए, जिनकी शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। ये सिलसिला जो है ये रुका नहीं और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन लरज़ उठी और ज़लज़ले की शिद्दत थी वो 6.0 थी। मुख्तलिफ शहरों में कई सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए और इस ज़लज़ले की जो गहराई है वो 213 किलोमीटर बताई जा रही है। मरकज़ हिंदू कश अफ़गानिस्तान रीजन था, पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में जो ये ज़लज़ला आया, इसके झटके आपको बताएं कि न्यू दिल्ली में भी इसके झटके महसूस किए गए। कश्मीर के ज़िला पूंछ और जैसे मैंने आपसे बात की कि भारतीय शहर नई दिल्ली में और पीर पंजाल में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NAD यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरोज लोधी साहब। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो हम सुनते थे शाज़ो नादिरी की जी किसी जगह पे ज़लज़ला आया है और उसको एक बड़ा टेरर हुआ करता था। आजकल तो हम देख रहे हैं कि ये ज़लज़ले आए दिन आ रहे हैं। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही तबाहकुन कुदरती आफत है और उसकी वजह यह है कि ज़मीन का जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ है और उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ज़मीन के अंदर की जो लावा है उसके उबलने की वजह से ये प्लेट्स जो हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में सरक रही हैं और ये प्लेट्स आपस में रगड़ती हैं। फिर जब रगड़ती हैं तो इनके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं, वो कहलाते हैं फॉल्ट्स। और जब कोई फॉल्ट स्लिप होती है एक दूसरे के ऊपर तो उसकी वजह से ज़मीन में ये इर्ताश पैदा होता है या ये ज़लज़ले। अच्छा सर, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं कि कितनी शिद्दत तक का ज़लज़ला जो है वो तबाहकुन साबित हो सकता है? इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है और ये इंटेंसिटी जो है ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे तबाहकुन ज़्यादा होते हैं। अब इसमें सिलसिला ये है कि इंटेंसिटी के साथ साथ इंटेंसिटी का दारोमदार जो है वो मैग्नीट्यूड पे भी है, उसकी डेप्थ पे भी है कि कितनी गहराई में ज़लज़ला आया और जो बीच की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। तो इन सब चीज़ों को मिला के होता है। तो मैं कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकता कि 6 और 7 और 8 का, लेकिन ज़ाहिर है जितनी शिद्दत ज़्यादा होगी उतनी इर्तियाश ज़्यादा होगी, उतनी वाइब्रेशन या ग्राउंड एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। जितनी ग्राउंड एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उतनी तबाही ज़्यादा होगी। यूँ इसका जवाब बड़ा इनडायरेक्ट है। तो लोधी साहब, पाकिस्तान के आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इलाके और या शहर ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन पर हैं? पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कोई 90% हिस्सा ऐसा है जो ज़लज़लों की ज़द में किसी वक्त भी आ सकता है। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जो समझ लीजिए कि चोलिस्तान का जो सहरा है उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर वो फॉल्ट्स मौजूद नहीं हैं। चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट जब हो जाती हैं जब हम साउथ ऑफ कराची अराउंड द मकरान कोस्ट देखें तो वहाँ समंदर के अंदर एक और इंटरप्लेट बाउंड्री है और वो इंटरप्लेट बाउंड्री है बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। तो पाकिस्तान की ज़लज़ले के हवाले से जो
साइज़्मो टेक्टोनिक सेटिंग्स हम उसे कहते हैं, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और इसीलिए आपने देखा है कि हमारे यहाँ अब ज़लज़ले आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये हम कराची से शहर जहाँ पर हम रहते हैं, ये बहुत बड़ा शहर है, बुलंदोबाला, यहाँ पे इमारात है। ज़लज़ला आने की सूरत में लोग फ़ौरी तौर पर फिर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि ये तो कंक्रीट का जंगल है अगर मैं कराची के हवाले से बात करूँ तो? सबसे पहले तो जो सबसे अहम चीज़ है जो हमेशा सिखाया जाता है कि अगर आप किसी जगह भी मौजूद हैं तो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां आपके सर पे कोई चीज़ गिरने का ख़तरा कम हो। सबसे पहले ये कि आप अपने सर को छुपा के ऐसे और किसी टेबल या किसी सख्त चीज़ के नीचे कर लें, बेवक्ती तौर पर वहाँ से आपकी निजात हो सके। फिर बेहतर ये है कि किसी जीने के नीचे चले जाएँ, जीने जो है निस्बतन ज़्यादा सेफ़ होते हैं, या दरवाजे की चौखट के नीचे आ जाएं क्योंकि ये निस्बतन सेफ़ होती हैं। और बेहतरीन ये है कि जितनी जल्दी हो सके खुले इलाके में चले जाएं, क्योंकि ज़लज़ले की असल ख़राबी ये है कि उससे बिल्डिंगें डैमेज होती हैं और वो डैमेज अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर गिर जाए तो जान भी जा सकती है और ज़ख्मी भी हो सकते हैं। मोदी साहब की क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग मौजूद है कि अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों में ज़लज़ला आता है तो उसको उस सूरत में फ़ौरी मदद मुहैया की जा सके फ़ौरी तौर पे? जी बिल्कुल है। 2007 में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ था और उसके नतीजे में एक बड़ा मरबूत सिस्टम मौजूद है। सबसे पहले फेडरेशन में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और उसका काम ही यही है कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए और उस पर अमल दरामद करे। इसी तरह हर प्रोविंस के हेडक्वार्टर में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ तक कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का क़याम हुआ है। अब ज़ाहिर है उनके फ़ाल होना, उनके पास वसाइल होना, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे ना ये सवाल भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ आफात तो आती हैं लेकिन मसला है कि क्या हम उनसे कुछ सीखते भी हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि फिर वैसा बेहतर होता है? क्योंकि देखिए जापान में जिस शिद्दत का ज़लज़ला आया था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था। हमने झूलती हुई बिल्डिंग्स को देखा लेकिन हमने ज़मीन बोस होती हुई बिल्डिंग्स को वैसे नहीं देखा जैसे हमने पाकिस्तान में देखा हुआ है। तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में अगर 2005 जैसा ज़लज़ला दोबारा आया तो आपको लगता है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम उसके लिए फिर रेडी हो सकते हैं? जैसे कि हमने 2005 में देखा था कि जो ज़लज़ला जिस इलाके में आया हज़ारा और आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ उस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल का कोई मैकेनिज़्म अगर था भी तो बहुत फ़ाल नहीं था और उसी वजह से इतना बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन उसके नतीजे में हमने बिल्ट एनवायरनमेंट तो बेहतर शायद नहीं की है, लेकिन कम से कम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान की बन गया जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो रहा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बन गई। तो इस सिलसिले में पेशरफ्त तो बहुत हुई है, हाँ अभी मज़ीद काम करने की गुंजाइश है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सरोज लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे जो आए दिन ज़लज़ले आ रहे हैं, तो इनकी रीज़न क्या है और फिर फॉल्ट लाइन, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके उस फॉल्ट लाइन पर हों। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 90% ऑफ द एरियाज़, ये बड़ी खौफनाक बात है और ज़लज़ले पूरी दुनिया में आ रहे हैं। हम देखते हैं कि कुदरती आफत टोर्नेडोज़ पूरी दुनिया में आ रही हैं। स्पेसिफिकली अगर पिछले में फ्लोरिडा में भी देखा है कि किस तरीके से वहाँ फोर्ट लॉडरडेल में टोर्नेडो आया और उसने चीज़ें कैसे हिला के रख दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत ज़रूर होना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसे कोई कुदरती आफत आए तो हम उससे नमरदाबासमा हो सकें। मैंने जल्दी में क्या वर्ड बोला, लेकिन ये कि हम उसे डील कर सकें, बात ये है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे बात करनी है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और अब चमचमाती ट्रॉफ़ी कौन उठाएगा। ऑकलैंड में ट्रॉफ़ी की मुँह दिखाई की गई, आप लोगों ने देखा, ट्रॉफ़ी बड़ी हसीन थी, लेकिन मैं भी ट्रॉफ़ी को देख के कहती थी अल्लाह में ये ट्रॉफ़ी हमारे पास आए। देखते क्या सूरत हाल बनती है। शाहीन और विलियमसन ने खूब पोजेज़ भी बनाए ट्रॉफ़ी के साथ और होम ग्राउंड पर कीवीज़ को हराने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि शाहीनों को इस वक्त का उसको फेस करना है। और कौमी टीम ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टचअप भी दिया। नेट पर खूब उन्होंने अपना लहू गरमाया और बाबर आजम ने नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स भी दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कुछ देर में 11:10 पर शुरू होने जा रहा है और बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। शाहीनों ने 20 मैचेस जीते और 13 में उनको शिकस्त हुई और इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा हाफिज़ इमरान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, चले हमें ऑस्ट्रेलिया में तो डर था कि वहाँ की पिचेस बड़ी खौफनाक है और वहाँ पे हम कभी टेस्ट सीरीज़ जीते नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह से कहाँ ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और कहाँ न्यूजीलैंड की पिचेस, जिसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, एक तो फॉर्मेट डिफरेंट है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल कर आया, T20 में पाकिस्तान
T20 खेलेगा न्यूजीलैंड में। तो फॉर्मेट का फर्क है, पाकिस्तान T20 क्रिकेट निस्बतन बेहतर खेलता है, बल्कि अच्छी खेलता है दीगर फॉर्मेट की निस्बत पाकिस्तान के पास T20 क्रिकेट में रिसोर्सेज बेहतर होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है। बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं बॉलिंग में, तो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो इस क्रिकेट में गुज़िश्ता 2-3 बरस में इस फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान को T20 क्रिकेट के एतबार से सपोर्ट करती हैं, और यही वजह है कि जब आपने अभी बाहमी मुकाबलों का जिक्र किया तो नताइज अच्छे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि गुज़िश्ता 2-3 बरस में पाकिस्तान ने सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान इससे पहले भी T20 क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलता आया है और अच्छे नताइज दिया है। और जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान ने अपनी 11 का भी ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने आज साइम अयूब भी हैं उनमें, फिर अब्बास को भी शामिल किया गया है। तो ये तजुर्बात हैं, अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए। नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं तो इनसे बेहतर नताइज पाकिस्तान की क्रिकेट को मिले। अब्बास आफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी खेल का मुजाहिरा किया था। साइम अयूब बहुत ही बासलाहियत क्रिकेटर हैं, उनके पास शॉट्स बहुत हैं, उनकी शॉट्स की रेंज अच्छी है। देखने में आंखों को भले मालूम होते हैं, शॉट्स की उनके पास जो रेंज है वो अच्छी है, और फिर वो दलेर भी हैं, बासलाहियत भी हैं, दलेर भी हैं, अपने शॉट्स खेलते हुए डरते नहीं हैं। और ये जो फॉर्मेट है जिसमें आपके पास कोई वक्त नहीं होता है बहुत ज्यादा कि आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है या बहुत ज्यादा आपने डॉट बॉल्स की तरफ जाते हैं। इमरान आप सीधा सीधा बोले ना, हमारी कौमी की जो टीम है वो सबसे ज्यादा जो अच्छा प्ले करती है वो इसी शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में अच्छा प्ले करती है। T20 क्या लगता है हम मास्टर हैं। मुझे बताएं, इसको देखते हुए अभी बड़ा फेंटा खाया हम लोगों ने ना, हम माशाल्लाह से बड़ा फेंटा खा के ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल साथ ही निकल के न्यूजीलैंड हम लोग आ गए ना। तो एनर्जी टीम की कैसे लग रही है? कहीं आपको लग रहा है कि टीम होता है, ऑफ कोर्स आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको शेक हुआ होता है, आप एक तो बहुत बुरी आपको शिकस्त भी हुई, फिर ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू, आपको बड़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। सो आपको उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या लग रहा है? चलिए जी, मैं कोशिश करूंगी कि हम हाफिज इमरान से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें। आज बड़ा ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच जो है वो होगा इंशाल्लाह 11:10 पे, और बड़ी हमारी तवक्कुआत इससे वाबस्ता हैं। और वो क्यों ना हो भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब फाइनली कोई ट्रॉफी तो पाकिस्तान जो है वो घर लेकर आया। और इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं ना कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो कैसे प्लेयर्स हैं। हमें बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे आजमाना भी है, यहाँ पर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट भी करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे जब हम T20 वर्ल्ड कप की तरफ जाएं तो हमारे पास जो प्लेयर्स हों बिल्कुल उनको वहीं खेलने का मौका मिल रहा हो। अब आप देखें ना कि हमने जो पिछले दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने जो सीरीज़ खेली है उसमें जो हमने एकदम से लाइनअप चेंज किया था, और इसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी हम उससे बड़े में मार खाई थी। ऑफ कोर्स उसकी पिच बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो न्यूजीलैंड की पिच है ये बड़ी डिफरेंट है। और जैसे पहले भी कल भी हमारे साथ जो एनालिस्ट मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि देखिए न्यूजीलैंड के जो ऑकलैंड में जो वहाँ के स्टेडियम्स हैं उनकी बाउंड्रीज छोटी हैं, तो वहाँ पे हो सकता है हमारे बल्लेबाज जो हैं वो अच्छा खेल लें। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि पिच काफ़ी मुश्किल थी, तो क्या हमारे बल्लेबाज हमारे तो जो हमारे बॉलर्स थे वो भी अच्छा नहीं खेल सके। खैर जी, और सरफराज का भी जैसे हम देख रहे हैं कि सैफ़ी भाई का भी बयान आया कि भी हम अपने कोच, हम अपने जो कैप्टन है उसको, कप्तान है, हम उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाते हैं व्हेन वी आर नॉट प्लेइंग वेल ना। सो ऑफ कोर्स मतलब लोग करेंगे, लोग क्यों नहीं करेंगे, बट हाँ। और सैफ़ी भाई ने तो खैर खुद बड़ी तनकीद भी बर्दाश्त की हुई है, लेकिन मैं कहती हूँ सलाम है इस बंदे को कि जिसने इतनी तनकीद के बावजूद खेला भी, उसके बाद फिर वो कैप्टन भी रहा, जब कैप्टन से उसको हटा भी दिया गया, फिर उसको टीम में साथ भी लेके जाते थे, उसको खिलाते नहीं थे, और वो दरमियान में ब्रेक के टाइम में पानी लेकर भी आता था, तो बड़ा सलाम उनको। खैर हाफिज़ हैज़ जॉइंड अस अगेन जी। हाफिज़ इमरान, मुझे ये बताएं जी, एनर्जी कैसी लग रही खिलाड़ियों की आपको? देखिए पाकिस्तान जब देखे ना, जब बच्चा किसी प्ले एरिया में जाता है ना तो वो बहुत खुश होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी आपको 2-2, 3-3 घंटे आप उसको छोड़ दें वो खेलता रहता है, थकता नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के खिलाड़ी जब T20 क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो इनकी एनर्जी आपको हमेशा ऊपर नजर आएगी। ये आपको बहुत पुरजोश नजर आएंगे, ये आपको बहुत मुतहर्रिक नजर आएंगे, ये आपको बहुत ज्यादा गैर मामूली अंदाज में जान मारते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस फॉर्मेट के हिसाब से पाकिस्तान बेहतर खेल सकता है और आपको तवानाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी, और पाकिस्तान से हम अच्छे नताइज की तवक्को भी करते हैं। जो तजुर्बात हैं वो भी अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए अच्छे हों, और क्रिकेट टीम पाकिस्तान की इसी फॉर्मेट में अगर ऊपर जा रही है तो इसमें तो कम से कम जो अपनी बर्तरी है वो बरकरार रखे और कामयाबियां हासिल करे। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि आप कहते हैं कि कितना एनर्जी लेवल कैसा होगा,
ये आप यकीन रखें कि एनर्जी लेवल पाकिस्तान का बहुत अच्छा होगा। चले भी मैं कहती हूँ एनर्जी इनकी परफॉर्मेंस में भी नजर आए और वो एनर्जी गुड एनर्जी में कन्वर्ट होके इनको जिता दे। मुझे बताएं, अभी हमने सैफी भाई की स्टेटमेंट भी आई है कि भी हम अपने ना कप्तान को, अगर हमारी मैच की परफॉर्मेंस के बाद अपने कप्तान को खुद हम इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम अपने कप्तान को भड़का देते, तो वैसे आप किस पे क्या रिमार्क्स हैं? देखिए, बात यह है कि जब कभी भी पाकिस्तान और बल्कि जहां दुनिया में हर जगह पर कप्तान की कारकर्दगी के ऊपर हमेशा निगाहें ज्यादा रहती हैं और दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं हर टीम के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, हर टीम के, उनके टॉप क्रिकेटर्स के ऊपर निगाहें भी ज्यादा रहती हैं, उनके ऊपर बात भी ज्यादा होती है। और कप्तान अगर टॉप प्लेयर भी हो अपनी टीम का, मतलब सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज वो देता हो, तो उसके ऊपर ज्यादा बात होती है। अब इस फॉर्मेट में शाहीन आफरीदी कप्तान बने हैं, उनका शुमार भी पाकिस्तान के पेस बैटरी है उसके वो लीडर है, ठीक है। और अगर वो अच्छा नहीं खेलते हैं तो भी उनके ऊपर बात होगी, और वो अगर अच्छा खेलते हैं, अल्लाह करे कि अच्छा खेलें, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात होगी। तो जब आप इतनी ज्यादा तारीफ आपको मिलती है कि पलक झपकने में आप अगर 12 तारीख को आपने एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो 13 तारीख जब आएगी तो आप उस वक्त तक पूरे पाकिस्तान के हीरो होंगे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है इज्जत और शोहरत के एतबार से, तो चंद घंटों में फिर आपको दूसरी जो तस्वीर का दूसरा रुख है उसका भी सामना करना चाहिए और करना पड़ता है, और यही खेल का हिस्सा है। और इसी तरह से आगे चलती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपकी तारीफ होती रहे, लोग आपकी मददसराई करते रहें, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते रहें, आप हारते रहें और लोग आपकी तारीफ करें, ऐसा होता नहीं है। और exactly, बात बिल्कुल सही है। देखिए भाई, आपने बात बिल्कुल सही की। अभी हमने पहले वैसे पास में भी देखा है कि खिलाड़ी जानबूझ के भी गलत खेलते थे, क्योंकि अगर उनको खुन्नस होती थी ना कैप्टन से, तो वो निकालते थे अपनी परफॉर्मेंसेस भी ढीली दिखा के कि जी कैप्टन जो है उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। एंड आपने बिल्कुल सही बात की हाफिज इमरान, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ गेम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इमोशनल गेम है कि हम इतना इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं इस गेम में। मुझे ये बताएं आपको, क्योंकि इस बार हारिस रऊफ इज ऑल्सो इन द टीम, शाहीन भी ऑफ कोर्स ही इज अ कैप्टन, तो वो भी अच्छा प्ले करेंगे। क्या तवक्कुआत है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनका अटैक कैसा होगा? देखिए, आमिर जमाल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। एक ये शाहीन आफरीदी को के तीसरा मैच में उन्होंने रेस्ट किया, लेकिन दूसरे मैच में उनकी पेस भी बेहतर हुई थी, उनका रिदम भी बेहतर हुआ था। और हारिस रऊफ T20 के स्पेशलिस्ट हैं। अब्बास बहुत अच्छा उनका PSL गुजरा था, और मेरा ख्याल है कि जो उनकी शमूलियत है, शायद उनकी बैटिंग की एक इजाफी खूबी है, वो ज्यादा हो सकता है बेहतर समझते हैं, उस वजह से उनको शामिल किया हो तो आपकी बैटिंग बहुत नीचे तक चली जाती है। लेकिन आमिर जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आए हैं, वो डेफिनेटली एक थ्रेट हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। शाहीन आफरीदी का सबसे बड़ा जो उनके ऊपर निगाहें होंगी, क्या जब नया गेंद उनके हाथ में आता है और वो पहला गेंद और पहला ओवर करने के लिए जाते हैं, क्या वो अपनी उस रिवायती गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं जिसमें वो विकेटें लेते हैं और लोगों को आदत है उनको पहले ओवर में विकेट लेते हुए देखने की, तो क्या वो उसमें कामयाबी हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। हारिस रऊफ चूंकि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी खासा रहा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना किया, माजरत की, फिर बिग बैश में गए, वहां पर भी उन्होंने कुछ रन उन्हें हुए। अब पाकिस्तान टीम के साथ आए हैं, तो देखना ही है कि क्या, और शाहीन के साथ उनकी जो एक हमआहंगी है वो निस्बतन बेहतर है, किसी भी और कप्तान से ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक तो वो दोनों फास्ट बॉलर हैं, दोनों फ्रेंचाइज क्रिकेट भी इकट्ठी खेलते हैं, दोनों में दोस्ती भी है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की पेस बैटरी में जरा जान ज्यादा डाल सकती हैं। तो तवक्को यही है कि पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग लाइन है, इससे बेहतरी की आप तवक्को कर सकते हैं, और अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छे नतीजे की भी तवक्को रख सकते हैं। ज्यादा बेहतर सूट करता है ना पाकिस्तान को ये फॉर्मेट, तो इस लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि वो अच्छा हाफिज, इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो हम वो वीडियो दिखा रहे हैं कि जिसमें ट्रॉफी एक तरफ से शाहीन ने पकड़ी और एक तरफ से विलियमसन ने पकड़ी हुई, आपस में इससे क्या बातें कर रहे होंगे, मुझे बताएं जरा, क्या लगता है आपको? देखिए, न्यूजीलैंड में क्रिकेट लोग एक तो एंजॉय बहुत करते हैं, दूसरा ये है कि शाहीन थोड़े ना विटी भी हैं, मतलब वो अच्छा मजाक भी अच्छा कर लेते हैं। अंग्रेजी आप में उनसे ये उनसे तवक्को कर सकते हैं कि वो कह रहे होंगे केन विलियमसन साहब मेरी गल सुनो, ट्रॉफी असी लैके जानी है, तुसी हुण जड़ा ना तुसी वर्ल्ड कप दे विच जिन्ना अच्छा खेल लिया साडे नालों काफी है, हमें ट्रॉफी वापस लेके जानी चाहिए। दोनों टॉप क्रिकेटर्स हैं। चले मैच होने वाला, फिर हाफिज साहब आपको दोबारा इस पे लेते हैं, मैं छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बचाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बताते हैं कि आज बरसगीर के अजीम शायर अहमद फराज की सालगिरह है। अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। अहमद फराज नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर थे और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी शायरी में हमेशा नौजवानों के जज्बात की अक्कासी की थी। मुल्क के कई मुमताज़ गुलकारों ने अहमद फराज का कलाम गीत और गज़ल की शक्ल में गाया। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी की, क्योंकि रावलपिंडी से आ रही एक अच्छी खबर, वो इस तरह से क्योंकि ख्वाजा सराओं के लिए बाकायदा स्कूल की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पे तो 52 ख्वाजा सरा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और ये एहसन काम रावलपिंडी पुलिस की जानिब से किया गया है। मतलब वहाँ की इंतज़ामिया ने नहीं किया, ये वहाँ की पुलिस ने किया है। आपको साथ में ये भी बताएं कि रावलपिंडी पुलिस ने 2020 में पाकिस्तान का पहला तहफ़्फ़ुज़ ट्रांसजेंडर सेंटर भी कायम किया था और पहले इस सेंटर में सिर्फ ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता था, लेकिन अब इस सेंटर में स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्पेशल पर्सन के लिए भी प्रोग्राम बनाया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ASP अनम शेर साहिबा ने। उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अनम साहिबा आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो अनम मुझे बताएं, वो काम जो कि इंतज़ामिया को करना चाहिए था, खैर इंतज़ामिया ने तो नहीं किया, हुकूमत ने तो नहीं किया, स्टेट ने नहीं किया, लेकिन वो काम किया रावलपिंडी की पुलिस ने। पुलिस को एक ऐसे ख्याल आया कि उनको ख्वाजा सराओं को पढ़ाना है, इसका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अगर हम थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ की हिस्ट्री की बात कर लें तो तहफ़्फ़ुज़ 2020 में जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसका मकसद जो था वो ट्रांसजेंडर्स की असिस्टेंस थी। और जब हम असिस्टेंस की बात कर रहे थे तो वी वर टेकिंग इन कंसिडरेशन 4 हेड्स: तालीम, सेहत, उनकी कानूनी मामलियत और इनकी जो थी हमारी रोज़गार। जब 2020 से हमारा ये सिलसिला चला तो हमने उनकी तालीम को भी देख लिया, उनकी कानूनी मामलियत को भी देख लिया और उनके रोज़गार को भी देख लिया। एक चीज़ जो हमें लगा कि थोड़ी सी लैग कर रही है वो थी तालीम। चूँकि ये रावलपिंडी पुलिस ही का इनिशिएटिव था ट्रांसजेंडर के लिए तहफ़्फ़ुज़ इस्टेब्लिश करना, ये स्टेप भी रावलपिंडी पुलिस ही ने लिया विद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट कि हमें कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना देना चाहिए जहां पर ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन जो है वो एक्वायर कर सकें। तो इफ़ वी फ्रॉम 2020 इफ़ वी फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट और रावलपिंडी पुलिस सैट टुगेदर और उसके बाद ये वाली जो चीज़ थी ये हमने स्टार्ट की ट्रांसजेंडर्स की, जहां हमने क्लासेस स्टार्ट करवा दी। ज़बरदस्त। तो अनम मुझे बताएं कि आप लोगों की जो तालीमी निज़ाम जो आपने उनके लिए पूरा प्लान किया है, इसको किस तरीके से, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ब्रेक डाउन कैसे करेंगी कि हम इनको स्पेसिफिकली जमातों के कोर्स इनको पढ़ाएंगे, इनको पढ़ाया कैसे जाएगा और ये कौन से लेवल तक इनको तालीम दी जाएगी, ये बताइए ज़रा। जब हम इनका अपना ये एजुकेशन पूरा प्लान इनका हम फॉर्म कर रहे थे तो जो चीज़ हमने इन कंसिडरेशन ली वो थी बेसिक एजुकेशन। बिकॉज ओवर द टाइम पीरियड 2020 से लेकर 2023 तक जो हमारा इनके ट्रांसजेंडर्स के साथ एक्सपीरियंस रहा, हमें एक चीज़ ये फील हुई कि बेसिक एजुकेशन जो है वो भी कमी है, उसकी भी कमी है। और जब मैं बेसिक एजुकेशन की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप रोड पर कोई ट्रैफिक सिग्नल पढ़ सक रहे हैं या कोई साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं या नहीं, या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप कोई ऑर्डर अपना कर सकते हैं या नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से बेसिक एजुकेशन, जिसमें वो अपना नाम, पता और या वो किसी भी उसमें अपने आप को मदद कर सकते हैं। जब हमने ये स्कूल इस्टेब्लिश किया और जब हमने ये क्लासेस का अपना स्टार्ट किया तो ये चीज़ थी हमारे माइंड में कि बेसिक एजुकेशन इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के साथ हम बैठे और हमने इनका यही बेसिक एजुकेशन से सेकेंड प्राइमरी एजुकेशन जो है अभी हमने वहाँ से स्टार्ट किया है। और हमारे ट्रांसजेंडर्स जो आ रहे हैं क्लासेस में, जो हमारे 52 एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल अपना जो है वो अपने जो प्राइमरी की एजुकेशन है, ग्रेड 1 की एजुकेशन, वहाँ से हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमने जो अभी इनके कोर्स को फ्रेम किया हुआ है वो एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वो है, मतलब कि इनके रेगुलरली आफ्टर 3 months, देन आफ्टर 6 months एंड आफ्टर एन ईयर इनके एग्जाम्स होंगे, ये जो हमारे 52 एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद ही हम इनको अगले जो मरहला है उसमें शिफ्ट करेंगे। अच्छा, इज़ इट ओनली एजुकेशन या फिर आप लोग ये भी प्लान करें कि आप उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी दें, आप लोग उनको कोई स्किल भी सिखाएं?
नहीं बिल्कुल, ये हमारी जो है इट्स लाइक ऑल इनकम्पसिंग। हम जो वोकेशनल ट्रेनिंग की वो बात करें तो वो हम इनको पहले भी फराहम कर रहे थे। जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा कि जब तहफ़्फ़ुज़ बना तो उसकी जो चीज़ हमने रखी थी, 4 जो हमारे बेसिक हेड्स थे जिनको हमने टेक केयर करना था, उसके अंदर रोज़गार जो था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो था। रोज़गार के लिए हम इनको ऑलरेडी वोकेशनल ट्रेनिंग्स दिला रहे थे। अगर हम उस टाइम से अब तक देखें तो हम मोर देन 200 जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स दिलवाकर उनको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में करवा चुके हैं, जिसमें से अगर हम 27 ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो एक हमारी NGO है द रीच, जिसके अंदर वो जॉब्स कर रहे हैं और उनके पे पैकेजेस रेंज फ्रॉम 75,000 टू 90,000। ये एक चीज़ हो गई। अब जो हमारे ये ट्रांसजेंडर्स हैं जो ये अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इनका जो हमारा प्लान है, इसी के साथ जब हमारी ये इनका 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो हम इनकी ऐड करेंगे क्लासेस वोकेशनल ट्रेनिंग की, जिसके अंदर वो उनका ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी हो सकता है, वो इनका टेलरिंग का कोर्स भी हो सकता है, सो दैट इनकी जो एजुकेशन की चीज़ें हैं और जो साथ इनके हाथ की हम हुनर की बात करते हैं या जो स्किल की बात करते हैं वो भी इनको साथ मिलती जाए। और एक और चीज़ विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दैट अपार्ट फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन एट दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ और डिफरेंट NGOs को ऑन बोर्ड लेकर हम ये 52 जो ट्रांसजेंडर्स हमारे स्कूल में मौजूद हैं उनको 10,000 का स्टाइपेंड भी मंथली प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स लाइक कि हम उनको पुश भी फराहम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इनकरेज देम कि आप कॉलेज आएँ, आप अपने स्कूल आएँ, अपनी एजुकेशन भी करें, आपको ये स्कॉलरशिप की सूरत में पैसे भी मिल रहे हैं और उसके बाद हम उनको एक ट्रेनिंग की भी वो दे रहे हैं कि जब once you'll be out of this school तो आपको That's great to know and congratulations Anam for such a brilliant initiative कि आप लोग किस तरीके से इनको एजुकेट भी करें और उसके बाद आप कोशिश करें कि you'll ensure कि इनको अच्छी नौकरियां भी मिलें और जो पे स्केल भी आपने बताया that's pretty good. Congratulations once again, बहुत शुक्रिया जी। ASP अनम शेर हमारे साथ मौजूद थी रावलपिंडी से। इनिशिएटिव जो जनाब वहाँ की रावलपिंडी पुलिस ने लिए वो ये कि इन्होंने एक पूरा तालीमी निज़ाम पूरा प्लान किया है कि वहाँ के जो ट्रांसजेंडर हैं वो इनको एम्पावर करें कि वो आएँ, तालीम हासिल करें, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग तो साथ साथ में चली रही थी, फिर ये भी इंश्योर करेंगे कि इसके बाद उनको कहीं पे अच्छी नौकरी मिले। अच्छा जी, आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज ऑकलैंड में होना, और अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख ली है कि उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान ये चेज़ कर सकेगा, जो भी स्कोर न्यूजीलैंड बनाता है, तो क्या वो उसको स्कोर को चेज़ करेगा या नहीं करेगा। आई एम श्योर दे हैव देयर प्लान्स इन देयर माइंड कि जब भी वो इस तरह की कोई चीज़ डिसाइड करते हैं टॉस जीतने पर। खैर जी, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करनी है। 3 दिन की मुसलसल मंदी के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने तेज़ी देखी और स्टॉक मार्केट में 64,000 की हद बहाल हो गई है। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा समा रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सूरत हाल है स्टॉक मार्केट की? बढ़िया माशाल्लाह से स्टॉक मार्केट आपने देखा, कल भी बहुत अच्छी इसने एक अपसर्ट दिखाई थी और आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सुबह ही से तेज़ी का रुझान है। एक मौके पर 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा मार्केट ने देखा। 65,000 पॉइंट्स की हद उबूर हो चुकी है, ये बड़ी अहम हद है। हमने देखा था पिछले दिनों इस हद पे जो है वो स्टॉक मार्केट ठहर नहीं पा रही थी, बड़ी रेजिस्टेंस आ रही थी, बहुत ज़्यादा शेयर्स फ़रोख्त के लिए आ जाते थे, तो मार्केट इस अहम जो है लेवल को जो है क्रॉस नहीं कर पा रही थी, बरकरार नहीं रख पा रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़ा बुलिश ट्रेंड है और अभी भी मार्केट 600 पॉइंट प्लस है, 65,200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है 100 इंडेक्स। मार्केट में 2 बड़ी अहम खबरें थी जिसने आज मार्केट को ड्राइव किया है। कल हमने देखा कि IMF का जो है पहला माशी जायज़ा हुआ, SBA जो प्रोग्राम है हमारा उसका, और वो माशी जायज़ा मंजूर हुआ और हमारी किस्त $700 मिलियन की मंजूर हो गई। उसके बाद हमने अपने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड है उन पर भी जो है वो शरह सूद को नीचे आते हुए देखा, ये बड़ी अच्छी खबर थी। इसके साथ साथ हमारे जो तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त खुशकुन खबरें थी मार्केट में। लेकिन मार्केट इसको अभी तक जो है इस पर रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से मार्केट ने बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया इन खबरों पे। और इसके साथ साथ कल एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है मदिया, हम अपने नाज़रीन को वो ज़रूर बताना चाहेंगे। पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उसमें जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहाँ एक गैस की बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। ये माड़ी गैस पेट्रोलियम जो है उसने दरियाफ्त किया है, OGD से इनके शराकत दार है इसमें, और ये जो है ये समझ लें कि इतनी बड़ी गैस
गैस दरियाफ्त हुई है। 6 लाख मुकब मीटर जो है गैस जो है यौमिया उस कुएं से निकलेगी। और ये इस तरह है कि अगर माहिरीन बताते हैं कि जैसे पूरा एक LNG कार्गो जो 1 महीने में आता है, और 10 साल तक इस कुएं से जो है गैस निकलती रहेगी और तेल भी मिलेगा। ये एक बड़ा अच्छा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ। ये हमारे गैस के जो क्राइसिस थे उसमें जो है वो बेहतरी लाने में, उस पर काबू पाने में हमारी मदद करेगा। ये खबर मार्केट को ड्राइव कर रही थी और एक अच्छी खबर के साथ उन्होंने बताया कि जी स्टॉक मार्केट भी अच्छा करिए और गेम मिले हैं। मुझे एक निहायत ही अहम खबर के वाले से बात करनी है। हम देखें कि सर्दी की लहर में इजाफा और पंजाब में मौसमी बीमारियां फूट पड़ी हैं। नमूनिया वहाँ पर तेज़ी से फैल रहा है और बच्चे काफ़ी इससे इन्फेक्ट भी हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में रश बढ़ गया है, अब बेड्स वहाँ पर दस्तयाब नहीं। और सबसे अफसोसनाक बात यह कि अद्वियात वो लोगों को मुयसर नहीं है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्यों एकदम से हम देख रहे हैं कि नमूनिया के केसेस एकदम से फूट पड़े हैं और पंजाब में बहुत से बच्चों की वफ़ात भी हुई इस वजह से। देखें, पहले भी मैं आजकल कह रहा हूँ कि ये तो हर साल होते थे और तकरीबन 50 से 60 हज़ार बच्चा नमूनिया से हर साल हमारे यहाँ बेचारा लुक़मा अजल बनता था। और ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर का और आपके मीडिया का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, पॉजिटिव कदम है कि आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ डेंगू जैसी एक जिस पे कोई ज़्यादा बात नहीं होती और हम अरबों रुपए उस पर लगा देते हैं, जिसको मैं कभी कभी अब पॉलिटिकल डिजीज़ भी कहता हूँ, इसलिए कि वो पैसा जो है वो इस तरह के कामों में लगना चाहिए। और इसमें सच्ची बात यह है कि ये जो आपको ना फूट पड़े, ये फूट नहीं, हमेशा फूटता था, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये हुआ है इस दफ़ा कि क्योंकि बारिशें बहुत कम हुई, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, ड्राई वेदर है, डस्ट है, एलर्जी है, स्मोक है, और ये सारे फैक्टर मिलकर। डॉक्टर साहब, आई नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव एडेड अप, लेकिन एक बात आप ये भी देखें ना कि हम अस्पतालों में कल रात भी देख रहे थे कि सिचुएशन यही थी कि वहाँ पे मतलब बेड्स दस्तयाब नहीं बच्चों के लिए। और उससे भी ज़्यादा आने की बात ये कि इट्स सच अ फेलियर ऑफ द सिस्टम कि हमारे यहाँ नमूनिया की दवा ही नहीं बनती। इससे ज़्यादा खौफनाक बात क्या हो सकती है? और फिर जो माँ बाप हैं, जो लोग हैं, वो शिकायत करें कि नमूनिया की तो अद्वियात में अवेलेबल नहीं है। नहीं, देखें, ये सारी बातें जो है ना, ये पहले भी ऐसी ही होती थी। होता ये है कि ये तो अब हमारे माशाल्लाह हमने पूरे साल में सेहत पे बड़ी तवज्जो दी है। ये तो होना ये चाहिए था कि हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए थे, लेकिन वो भी एक टॉपिक नहीं है। होता ये है कि जब गर्मी होती है तो डायरिया, सर्दियाँ होती हैं तो नमूनिया, और हमारी मजबूरी ये होती है कि हम किसी मरीज़ को वापस नहीं भेज सकते। अगर एक बच्चा भी सड़क पर मर जाए हमारी वापसी की वजह से तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। इसलिए हम तो पाबंद हैं। और आप ये कहते हैं ना कि हाल फेलियर नहीं है। आप ये देखें कि उसी स्टाफ के साथ, उसी नर्सिंग स्टाफ के साथ, डॉक्टरों के साथ पर मुझे बताएं, आज जैसे आपने कहा कि हमेशा से होता था, अब मतलब मसला ये कि हमारे पास कैजुअलिटीज एंड वी आर नॉट लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। हम बजाय कि हम चीजें बेहतर करें, हम कहते हैं तो पहले भी हो रहा था, तो बस इसमें नई बात क्या, ये तो वो वाली बात होगी ना सर। मैंने आपको बिल्कुल नहीं, आपने कहा ना कि तो पहले भी हो रहा था। ये हमेशा होता है कि मतलब नमूनिया फूट पड़ता है, लेकिन होता है तो हमने उसके सद्देबाब के लिए क्या किया? हाँ, मैं वही आपको बता रहा था ना कि हमने उसके सद्देबाब का ये किया कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बारी अपने तमाम पंजाब के जो सीईओ हैं, एमएससीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, उनको एक तो प्रोफार्मा बना के, भैया आज तक डाटा ही सही तरह कलेक्ट नहीं होता था, कि वो अब हमें डेली रिपोर्ट करेंगे पूरे पंजाब में कितने नमूनिया के केस हो रहे हैं। दूसरा काम हमने ये किया कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नमूनिया की दवाइयाँ नहीं बनती, बिल्कुल बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं बनती। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वैक्सीन नहीं बनती, लेकिन दवाइयाँ बनती हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये किया कि जब क्योंकि सीजन होता है हमारी, डॉक्टर साहब आपको हम शो में भी इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि हमारी आपसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है। आई होप कि आप बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नासिर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक की बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आम इंतखाबात का मैदान सजने में अब सिर्फ 1 महीना रह गया है और इस सिलसिले में आवाम क्या सोच रही है, इंतखाबी उम्मीदवारों की क्या तैयारी है और गली महलों में इंतखाबात के हवाले से क्या माहौल नज़र आ रहा है, इस बारे में हम मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सीनियर प्रोड्यूसर रिहान अहमद ने आवाम से उनकी राय जानने की कोशिश की है। पहले आपको वो दिखाते हैं।
पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस के होने के हवाले से जो तारीख दी गई थी वो थी 8 फरवरी और इस तारीख के आने में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। हमने सोचा कि क्यों ना अवाम के पास जाएं और उनसे पूछें कि वो कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे या नहीं। आइए चलकर मिलते हैं। इलेक्शन होने चाहिए भाई, ज़रूर होने चाहिए। अगर अभी नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? पाकिस्तानी कौम देख रही है, इलेक्शन होने चाहिए। मुझे इसका आइडिया नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। नहीं, कोई इतना पहले कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा पाकिस्तान का? अल्लाह ने ही संभाला है, मैं वही चला रहे हैं। इलेक्शन जैसी सूरत-ए-हाल हम लोग देख रहे हैं तो इसमें तो नहीं लगता कि इलेक्शन हमारे हो पाएंगे। लोग तो वैसे भी मायूस हो चुके हैं ना पाकिस्तान के उससे, तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा इलेक्शन, लेकिन होगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब का जो लग रहा है कि वो इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इनके सब के साथ इनकी जो है ना वो इनकी बनती है और बन जाएगी आइंदा। सर जी मुझे नहीं लगता इस दफ़ा इलेक्शन होंगे। मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत और एक्सटेंड हो जाएगी 1 साल के लिए, जैसे हालात हो रहे हैं। जी मुझे लग रहा है कि इलेक्शन होंगे फरवरी में, होते हुए तो लग रहे हैं, इस दफ़ा होंगे, ज़रूर होंगे। तो एब्सोल्युटली नॉट जो है ना हम लोग क्या पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट नहीं चलेगा। आने वाले इलेक्शंस के हवाले से लोगों से बात करके अंदाजा हुआ कि वो मिली जुली कैफियत का शिकार हैं। किसी को यकीन है कि इलेक्शंस अपनी मुकर्रर तारीख पर होंगे और किसी को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, मगर फिर भी हमारी दुआ है कि इलेक्शंस जब भी हों पाकिस्तान के लिए कामयाबियों और कामरानियों का बाइस बने। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा कराची। चले, रेहान भाई ने तो लोगों से जानने की कोशिश की कि भाई उनका इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है। हमारे रिपोर्टर्स हमें क्या बताते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। कराची से खुर्शीद आलम हमें ज्वाइन करेंगे, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अरशद अली, रावलपिंडी से हमारे साथ उमर आसिफ और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान। हम इन चारों से बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा मैं कराची का रुख करूँ क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि MQM ने भी तमाम तर उम्मीदवारों के जो है नाम वो अनाउंस कर दिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया है। अब क्या सूरत हाल है? खुर्शीद भाई, आप तो क्योंकि रोज़ हम देखते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, तमाम चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं, कागजात नामजदगी वैसे वापस लेने के बाद आखिरी दिन भी है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, गहमा गहमी तो शुरू हो चुकी है और कल इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे तमाम तर सियासी जमातों को और उम्मीदवारों को। लेकिन हकीकत ये कि कराची के जो 22 कौमी के हलके हैं और 47 सूबाई के हलके हैं, उसमें देखा जाए तो शहर में 2 बड़ी जमातों की गहमा गहमी हमें ज़्यादा नज़र आती है, जमात इस्लामी की और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की। उनका राब्ता अवाम मुहिम शुरू भी हो चुकी है, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग, जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं उनके। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी अपने अपने इलाकों में अपने अपने पॉकेट्स में अवामी राब्ता शुरू कर चुकी है। दीगर जो जमातें हैं वो भी अपनी अपनी सतह पर कर रही हैं, लेकिन सही मानों में इंतखाबी निशानात अलॉट होने के बाद बाकायदा हर रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में हलकों में जो मीटिंग्स होंगी उनका सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो वोटर मायूस ज़्यादा है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 बरसों में वोटर को जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो सके। शहर के किसी भी इलाके में आप चले जाएं, चाहे वो डिफेंस क्लिफ्टन का एरिया हो या आज़म बस्ती या लांडी कोरंगी हो, पानी की कमी, कचरे की ज़्यादती, गटर लाइनों की सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट फूट, ये वो मसाइल हैं जो कराची के हर हिस्से में हैं और हर आदमी हर इलाके में यही कह रहा है कि हम कैसे किसको वोट दें। हमने सबको आजमा लिया, बल्कि बल्दिया टाउन जो NH 242 का इलाका है वहाँ पे तो लोगों ने बैनर लगा दिए थे, हमने दिखाया भी था कि पहले पानी फिर वोट। और कमोबेश यही सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में हमें नज़र आती है कि किसी भी पार्टी के ज़रिए सर इलाकों में महरूमियाँ हैं। लेकिन देखा जाए तो कराची में निस्बतन इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। शाम के बाद से रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियाँ होती हैं। लेकिन मैं फिर बताऊँ कि सबसे ज़्यादा गहमा गहमी हमें जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए सर इलाकों या उनकी जो तकरीबात हैं, जो इज्तिमात हैं, जो उनके प्रोग्राम्स हैं, उनमें नज़र आती हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में पैनाफ्लेक्स लगना शुरू हो चुके हैं, पम्फलेट पोस्टर्स भी लग रहे हैं। 21 तारीख को बाग-ए-जनाह में MQM भी अपना एक बड़ा जलसा करने जा रही है। जी अच्छा, ठीक है जी, लाहौर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी तो खुद पंजाब के दौरे पे हैं, उन्होंने एक दिन पहले लाहौर में भी किया है, जलसा किया है, और फिर कल भी वो काफ़ी बिजी थे। अरशद से भी जा लेती हूँ। अरशद, आप लाहौर में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि लाहौर में तो हम एक्सपेक्ट करें कि बड़े कांटे का मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर भी तो पता चलेगा कि उनको उनका निशान इंतखाबी बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, फिर उसके बाद उनकी पोजीशन ज़्यादा जो है वो वाज़ेह होकर सामने आएगी। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि कांटे का मुकाबला किन उम्मीदवारों के दरमियान होने जा रहा है?
जी मदीहा, सबसे पहले जो है वो अगर बात करें इलेक्शन की गहमा गहमी की, तो हमने देखा है कि जैसे ही कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल शुरू हुआ तो उसमें तमाम जमातों के तमाम जो है वो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ताहम जो है वो जिस तरह अभी खुर्शीद भाई ने ये बताया है कि कल जो है वो इंतखाबी सिंबल अलॉट होंगे, उसके बाद बाकायदा जो है वो गहमा गहमी का बाकायदा उम्मीदवारों ने एक जो लाहौर की अगर बात करूँ तो लाहौर में अब उम्मीदवारों ने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अवामी नुमाइंदों ने आवाम में जाना शुरू कर दिया है। आवाम की अगर खुशी की, अगर शादी की बात हो या फिर फौतगी की बात हो तो वहाँ पर अवामी नुमाइंदे पहुँचे होते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। इसके साथ साथ जब जैसे ही ये सिंबल अलॉट होंगे उसके बाद जो है वो हमने ये देखा है कि लाहौर में रेंट ए कार वालों से बाकायदा उम्मीदवारों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो बुक करवा ली हैं और उनको अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए उन्होंने शुरू करना है। ताहम अगर लाहौर में अगर बात की जाए बड़ी सियासी जमातों की तो इस वक्त जो है वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और TLP और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने बाकायदा जो है वो अपने फ्लैक्सेस पर और इसके अलावा इश्तारात जो है वो लगाने शुरू कर दिए हैं और अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। जो बाकायदा डेरों और बैठकों की एक महफिलें सजती हैं आम इंतखाबात में, उस पर भी अब डेरों के अंदर भी जो है वो ये बात होना शुरू हो चुकी है कि किसको वोट करना है। उम्मीदवार भी जो है वो बड़े बड़े अपने धड़ों के पास जो है वो जा रहे हैं और अपनी हिकमत अमली तय कर रहे हैं कि किस धड़े को हमने साथ मिलाना है और कहाँ पे किस बरादरी का वोट ज़्यादा है। इस हवाले से बाकायदा जो है वो उम्मीदवारों ने अपना पेपर वर्क और अपने जो पुराने साथी हैं उनके साथ जो है वो राब्ते में है और बाकायदा जो है वो कल के बाद जो है वो लाहौर में जैसे ही इंतखाबी सिंबल अलॉट होंगे उसके बाद जो है वो जो प्रोसेस है एक उनका इंतखाबी मुहिम का वो शुरू होगा। ताहम दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 15 जनवरी के बाद जो है वो उन्होंने कहा था कि हम 15 जनवरी के से अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि इसमें तेज़ी आएगी, बड़े बड़े जलसे होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी और बड़े बड़े अहम सियासी जो रहनुमा हैं वो जो है वो इस अमल से होंगे। क्योंकि अभी चूँकि इस वक्त ये जो एक अबहाम पाया जा रहा है कि शायद इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा, लेकिन इस चीज़ के अंदर ये काफ़ी हद तक जो है वो आज भी जो ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में केसेस की समाअत हो रही है। उम्मीदवार जो है वो उनको अभी तक जो है वो उनके कागजात जिनके मुस्तरद हुए हैं वो हाई कोर्ट के अंदर अपने वकला के साथ मौजूद हैं। तो जैसे ही वो फैसले आज आ जाएंगे और कल जो है वो इंतखाबी और हतमी फरिश्ते जारी हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा कि कौन कौन किस खुल के जो उम्मीदवार भी ऑफ कोर्स सामने आ जाएंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन है वो कल परसों से इंशाल्लाह जोर पकड़ना भी शुरू कर देगी। अरशद, आप उमर आसिफ, आप मुझे बताएं कि आप रावलपिंडी में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं रावलपिंडी में? क्योंकि देखिए मुल्क में चाहे मौसम जितना मर्जी ठंडा हो लेकिन हम इस्लामाबाद में मौसम ना गर्म ही देखते हैं और ये तो ऑफ कोर्स ट्विन सिटी है। गहमा गहमी कैसी है यहाँ पे? चले, मैं कोशिश करूंगी उमर तरह जाऊं क्योंकि मुझे रावलपिंडी की सिचुएशन के हवाले से जानना है। मैं शहाब से जान लेती हूँ कि शहाब पेशावर में जो है वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। शहाब, ये बताइएगा पेशावर में इलेक्शंस के हवाले से कितनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं और किन उम्मीदवारों के दरमियान आपको लग रहा है कि कांटे का मुकाबला होने जा रहा है? जी देखिए, यहाँ पे अगर हम पेशावर की बात करें तो सब पूरे मुल्क की जो नजर होती है वो इस सूबे पे, क्योंकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ 2 मरतबा इक़्तिदार में रह चुकी है। यहाँ पे 5 हल्के और 13 सूबाई हल्के हैं। इन तमाम हल्कों की अगर हम बात करें तो कोई इस तरह बड़ी गहमी अभी तक हमें नजर नहीं आ रही जिस तरह होती है। ज़िमनी इलेक्शन में हमने कई मरतबा देखे हैं कि 2 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, छोटे बड़े तकरीबात होते हैं, झंडियाँ और जो बैनर्स है वो आवेज़ किए जाते हैं। इस तरह के कुछ तकरीबात यहाँ पे अभी तक हमें नजर नहीं आ रहे। NA-32 पे यहाँ पर कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि बड़े रहनुमा यहाँ से कई मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं। इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अवामी नेशनल पार्टी है उनके माबैन जो है कांटे का मुकाबला यहाँ पे होगा। लेकिन छोटे जो कॉर्नर मीटिंग्स है वो हो रहे हैं लेकिन कोई बड़े तकरीबात अभी तक हमें यहाँ पर इस तरह नजर नहीं आई। ये सिर्फ पेशावर की नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की हम अगर बात करें तो सब पूरे सूबे में यही सिचुएशन है। कोई उम्मीदवार, क्योंकि अभी तक जो है उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं, तमाम जमातों ने उन्होंने अपनी लिस्टें भी जारी की है लेकिन कोई उम्मीदवार अभी तक नहीं निकला, उन्होंने कोई जलसा इस तरह नहीं किया। कोई जो पेशावर में तो देखिए मसला ये भी है ना कि बहुत सारे जो उम्मीदवार वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें ज़रा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए बिकॉज वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की और दीगर इलाकों की बात भी करूँ तो वहाँ पर काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन रहती है। तो इस हवाले से आप कोई खातिर खा इक़दाम देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखें इकदाम तो यहाँ पे किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी इकदाम किए, लेकिन सूरत कुछ इस तरह है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन भी यहाँ पर है। कई इलाकों पर लोग अक्सर उम्मीदवार गिले भी करते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन पूरे पेशावर में हमें इस तरह नजर नहीं आ रही। फिर भी उसके बावजूद उम्मीदवार या कारकुनान वो भी इस तरह के महकमी नहीं, उनकी नजर नहीं आ रही। इसके पहले जितने भी इंतखाबात होते थे, बल्दियाती होते थे, ज़िमनी होते थे, उसमें यह होता था कि पेशावर शहर में रैलियां निकाली जाती थी मोटरसाइकिल पर कारकुनान की जानिब से। सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि कारकुनान भी इस वक्त जो है वो भी नहीं निकल रहे, वो भी इस तरह उनकी जानिब से इस तरह गेमी नजर नहीं आ रही। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। साथ में हमारे साथ रावलपिंडी से उमर आसिफ ने दोबारा ज्वाइन किया। उमर, पिंडी में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? चलें, आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अरशद मौजूद थे लाहौर से, हमारे साथ खुर्शीद आलम मौजूद थे कराची से, और पेशावर की सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे थे शाह। इसी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और मैं बात करूंगी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जिसने इंसानों का काम मज़ीद आसान कर दिया। और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इससे इंसानों को थ्रेट हो, कहीं ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए कुछ कैरेक्टर्स ये इंसानों को रिप्लेस कर लें। तो ज़िंदगी के तमाम शोबों में इसको शामिल करने की अब कोशिश की जा रही है। मसनूई ज़हानत की इस खसूसियत से फ़ायदा उठाते हुए गुलकार शराज उप्पल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लड़की की आवाज़ में गाना भी गवाया है। और गुलकार शराज उप्पल जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स दैट वी हैव इन इंडस्ट्री, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। When it comes to audio recording और सॉन्ग्स प्रोडक्शन, तो हमेशा कोशिश रहती है कि करंट रहा जाए, कि जिस टाइप का म्यूजिक चल रहा होता है उसको आइदर अडेप्ट करो या उसमें एक ट्रेंड सेट करो जो लोग फॉलो करें। तो AI तो काफ़ी देर से मतलब डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कर रही थी, बट आई थॉट कि मैं जो भी टेक्नोलॉजी आती है आई ट्राई टू ग्रास्प द जिस्ट ऑफ इट के ये किस बारे में, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई कैन प्ले एनी रोल इन इट। तो AI तो स्पेशली जब से AI वीडियोस आए, AI ऑडियो आया, तो ऑडियो में आई वाज थिंकिंग कि यार यहाँ पे हमारे जो फीमेल सिंगर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी थोड़ी स्केर्सिटी है। अगर अपने हमसाया मुल्क की हम बात करते हैं तो उसमें फीमेल सिंगर्स बहुत है, बट यहाँ पे कम है, कोई 2-3 हैं जो ज्यादा गाने गाती है। तो मेरी कोशिश थी कि अच्छा चलो AI में कुछ जिस तरह की आवाज़ मेरे गानों को, एक परसेप्शन होती है हर म्यूजिक डायरेक्टर की कि जिस तरह का वो गाना बनाता है एग्जैक्टली उस तरह की अगर आवाज़ मिल जाए तो वो बहुत सूटेबल होती है गाने के लिए। तो आई मेड अ सॉन्ग, और उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी। आई ट्राई 2-3 सिंगर्स, मैंने कहा यार ये जो मेरी परसेप्शन थी और जो मेरा एक बेंचमार्क है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन AI वॉइस। तो फिर मैंने बिकॉज AI वॉइस जब आप क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स वेस्ट से आ रही है, और लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी से बहुत लोग कहते हैं कि जी इससे तो इंसानों को बड़ा नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, बट इसके पीछे जब तक इंसान देखिए कमांड्स जो हैं AI को वो इंसान ने देंगे, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पीपल व्हाट कमांड्स डू दे गिव टू AI। तो अगर वो कमांड देने वाला सही हो तो वो अपने मुताबिक, बल्कि थ्रेटन होने के बजाय वो अपना काम ले सकता है AI से ना, और तरह तरह के काम। you're absolutely right, लेकिन बट इट्स वेरी डिफरेंट। ये अपनी नौयत का एक पहला गाना हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी इसको इमेजिन कर चुकी हूँ कि पाकिस्तानी शादियों में या पाकिस्तानी के इंडियन शादियों में भी जिस तरह से ये गाना ये रॉक करेगा। मुझे पता है इट्स नॉट अ इजी सॉन्ग सिंस द सॉन्ग इज पंजाबी, और जो डायलेक्ट है वो भी पंजाबी है। सो हाउ डिड यू वर्क ऑन इट? क्योंकि देखें पंजाबी डायलेक्ट इज वेरी डिफरेंट, इज वेरी ट्रिकी। या बीइंग अ सिंगर जिसने 20 साल से रिकॉर्डिंग कर रहा है अपनी भी और लोगों की भी, आई प्रोड्यूस लॉट ऑफ म्यूजिक फॉर इंडिया, फॉर बॉलीवुड फिल्म्स, फॉर पाकिस्तानी फिल्म्स, तो मुझे एग्जैक्टली टिम्बर का पता होता है, टेक्सचर का पता होता है कि एक प्लेबैक सिंगर का टेक्सचर क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे सिंगर्स को मैंने रिकॉर्ड किया, फीमेल सिंगर्स भी जिसमें बहुत है, उनको गाइड किया कि नहीं इस वर्ड को ऐसे गाना बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डायलेक्ट और द एक्सेंट एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि यार जो एक्सप्रेशन है उसका और जो वर्ड की अदायगी है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। तो इसको ट्वीक करने में इट टुक मी 3-4 मंथ्स, जिसके अंदर मैंने पिच परफेक्ट किया, इसकी आवाज ट्वीक की जिस तरह से मुझे चाहिए थी, टेक्सचर इसका एक्सप्रेशन। तो उसको करने में एक तो मजा बहुत आया इस प्रोसेस के अंदर। शुरू में तो मुझे लग रहा था इट वोंट बी पॉसिबल, बट आई एम अ पर्सन हु सॉर्ट ऑफ नेवर गिव्स अप।
तो आई केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग, और उसकी पिच परफेक्ट करते लोग पलक संवारते हुए इट टुक मी 3 to 4 months एंड फाइनली आई गॉट द रिजल्ट, जो अभी तक बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, कहते ये एआई हो नहीं सकता। मैंने कहा यार, जिस दौर में तुम बैठे हो 2024 में, इसमें ये कहना बहुत अजीब बात है कि ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, अब कुछ भी हो सकता है। ओह, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कुछ भी हो सकता है। यकीन माने मैं जब आपसे बात भी कर रही हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे भी इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए आई एम पंजाबी, सो आई नो कि मुझे आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट डायलेक्ट। मुझे लगता है कि जब लोग गाते हुए ना कहीं ना कहीं डायलेक्ट खराब कर देते हैं, बट द वे शी हैज संग इट, शी जी, तो इट हैज़ वो कहते हैं कि मट्टी की खुशबू समहाउ उसके अंदर, मतलब ये मैं ये सोची कि एक आपने कैसा कैरेक्टर बनाया, एक आवाज़ बनाई और उस आवाज़ के अंदर आपने मट्टी की खुशबू डाल दी। जैसे हमारी हमसाया मुल्क की एक बड़ी आजकल बड़ी यंग सिंगर है नेहा भसीन, सो उनकी आवाज़ भी जब वो गाती टप्पे गाती तो मट्टी की खुशबू मतलब आपको फील होती है। तो ये आपने एग्जैक्टली वैसा काम किया ना। मुझे आई रियली लाइक द रॉ वॉइसेस। एक स्वीट वॉइस होती है जैसे श्रेया घोषाल के, ये पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हमारे पास भी फीमेल सिंगर्स हैं जो स्वीट वॉइसेस में गाती हैं, बट रॉ वॉइसेस बहुत कम एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इंडिया में। आई लव द वॉइस ऑफ रेखा भारद्वाज, तो रॉ वॉइसेस की कमी थी, सो आई वांटेड टू क्रिएट अ रॉ वॉइस बट इन पंजाबी, कि जो पंजाबी में मतलब फोकस पंजाबी हो। Although Neha Gupta can sing in any language, if you like input the language of Chinese, she can sing in that as well. But मेरा जो focus था that was primarily Punjabi. वाओ, तो अभी हम नेक्स्ट फिर आगे भी देख रहे हैं कि शराज मुझे बताया कि खातून सिंगर तक ही काम चलाएंगे, फिर आगे आपको मेल भी एआई सिंगर इंट्रोड्यूस करवाने वाले। लेकिन मेल सिंगर मेरे घर में मेरा बेटा हादी ऊपर जिसने गाना गाया साथ छेतिया, हम दोनों हैं इसके अंदर, तो हमारे मेल सिंगर्स की कमी नहीं है, फुकदान नहीं है, फीमेल सिंगर्स का फुकदान है, तो इसलिए क्रिएट की। लेकिन नाउ सिंस आई हैव गॉटन होल्ड ऑफ इट, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू क्रिएट एनी वॉइस ऑफ एनी एज ऑफ एनी जेंडर। प्लीज गिव आवर लव टू हादी एज वेल, बिकॉज हादी की आवाज बहुत प्यारी है एंड ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू योर वॉइस। मतलब दरमियान में होता है कि हादी की आवाज है या हादी की आवाज है, सो गिव आवर लॉट्स ऑफ लव टू हादी एंड वी आर सो एक्साइटेड। हाँ, ऑफ कोर्स इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़। बहुत शुक्रिया जी, शराज उप्पल हमारे साथ मौजूद थे, और क्या बेहतरीन शराज उप्पल सिंगर, क्या बेहतरीन कंपोज़र, और उसके बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया म्यूज़िक के एक एआई फीमेल सिंगर की आवाज़ तख्लीक की गई है, और जो पहला ही गाना है डैट इज़ पंजाबी। और मैं क्योंकि बोली थी कि ट्रिकी, क्योंकि अक्सर आपने देखा ना अपने आसपास के लोगों को जब वो पंजाबी बोलने की कोशिश करते हैं तो बड़ा लहजा बिगाड़ के बात करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बोली, बड़ी खूबसूरत ज़बान है, तो आपको होता है कि हाँ भी हर ज़बान का अपना एक तकद्दुस होता है, तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं, आप उसको वैसे बयान करें जैसे कि वो है। खैर जी, छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद नहायत एक अफसोसनाक खबर जो कि कल हमने सोशल मीडिया पे देखी भी है, वो खबर आई और उसके बाद तमाम तो जो लोग हैं वो काफ़ी अफसरदा भी हो गए। वो अफसोसनाक खबर थी मुमताज़ अदाकार खालिद भट्ट साहब के हवाले से, जो कि गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत की वजह से इंतकाल कर गए। और खालिद भट्ट अपनी दर्ज के एक बेहद मुनफरिद फ़नकार थे जिन्हें 1970 में अपनी फ़नकाराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। उनकी मशहूर ड्रामों में बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, लंडा बाज़ार शामिल है। इन दिनों उनका एक ड्रामा सीरियल खई एक निजी चैनल पे भी ऑन एयर हो रहा है, और अब से एक और उनका एक चैनल, वो एक और निजी चैनल पे जो कि इसका नाम जीवन नगर, उसमें भी बेहतरीन। और अभी तो स्पेसिफिकली जो उन्होंने खई में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, एक तरीके से उनका आखिरी, अगर देखा जाए ज़िंदगी का आखिरी ड्रामा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, लेकिन बीमारी के बावजूद भी वो उन्होंने अपनी कमाल अदाकारी के जौहर दिखाए। और अक्सर मैं ये लोगों को देख रही थी कि जो फिल्म और ड्रामा क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे थे कि इससे कमाल जो है ना एक्टिंग उन्होंने शायद अपने करियर में कभी नहीं की। और वो उन्होंने बता दिया, खैर एक्टर तो कमाल के थे, उन्होंने बता दिया कि देखो मैं क्या कुछ कर सकता था और मुझसे क्या कुछ है, मतलब मेरे पास कौन कौन सी फील्ड थी, मैं कहाँ और एक्सप्लोर कर सकता था। तो खैर अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और आज नमाज असर के बाद उनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी, तो इस हवाले से भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे समा के प्लेटफॉर्म से। खैर जी, अहम मसले के हवाले से बात करनी है, और हम अक्सर ये बात करते हैं कि दिल के अमराज जो हैं
पहले ये प्रेडिक्ट किए जाते थे कि जी उस शख्स को दिल का मर्ज होगा, लाहक होगा, जो कि जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होगी, 45 साल होगी, 50 होगी, अच्छा जी, क्योंकि शुगर जो होती है वो लोगों को 40 साल के बाद होती है। तो चलो जी, ये जो दिल का मर्ज होता है ना, इंसान को 40-45 साल की बाद से मर्ज लाहक हो जाता है। लेकिन अब टाइम बहुत डिफरेंट हो गया है। हम बच्चों को कार्डियक अरेस्ट की वजह से जाते हुए देख रहे हैं, हम नौजवानों में हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, और कुछ सर्वाइवल रेट है लेकिन बहुत कम, बहुत कम। हमने कभी नहीं सुना था कि जवान लोग भी एकदम से दिल का दौरा पड़ने की वजह से जा सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। मसला क्या है, हम कहाँ पर जो है वो लैग कर रहे हैं और हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसी वाले से बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर जावेद अकबर सियाल को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो सिंध के CIVD हैं, उनके NICVD के। सर मैं सही बता रही हूँ? जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? मिजाज बखैर? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक। सर मुझे बताएं, हम जैसे अपने इंटरव्यू में भी बात करी थी, और हमें बचपन में होता था कि अच्छा जी, किसी बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके दुनिया से जाने का सबब एक हार्ट अटैक होता है। जवानों में तो हमने कभी सुना भी नहीं था कि उनको दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन अब तो ये ऐसे बढ़ रही हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात का रीज़न है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, या तो हार्ट अटैक है या ब्रेन अटैक्स जिसको स्ट्रोक कहते हैं, ये हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रीवियसली 40 इयर्स को एक एज समझा जाता था कि उससे कम ये डिज़ीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होती। लेकिन क्योंकि अब जो एशियन स्टेट आ रहा है, स्पेसिफिकली हमारे जो मुल्क में है, वो यंग पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है इस डिज़ीज़ से। उसके रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं जो है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है जेनेटिक्स का इशू है, हमारे रहन सहन का इशू है, खुराक का, फूड का, इन सब का है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब ये यंग एजेस में और यंग पॉपुलेशन में बुरी तरह से ये डिजीज़ अफेक्ट कर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं ना कि जी हमारे लाइफस्टाइल का जो है वो भी एक बड़ा इशू है, लेकिन मैंने बहुत से हेल्दी लोगों को भी देखा है, वो बंदा जो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और जिसने कभी प्रोटीन शेक भी ना पिया हो, वो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखता हो, वो वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी हम देखते हैं कि ऐसे अटैक्स आते हैं और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो फिर हम बाकी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर हमारा लाइफस्टाइल बेहतर करना है तो लाइफस्टाइल तो इन लोगों का भी बेहतर है, फिर भी इन पे अटैक्स हैं। देखिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट की। कभी कभी क्या होता है कि डिजीज़ जो होती है वो मतलब कोई इम्यून नहीं है इस डिज़ीज़ से, ये बात समझ लें। भले वो स्मोकिंग नहीं कर रहा, भले वो बिल्कुल स्मार्ट है, फिट है, लेकिन इम्यून कोई भी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब आपको बिल्कुल किसी बीमारी का पता नहीं होता कि उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे मलेरिया में हमें पता है मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है, कार्डिक प्रॉब्लम में हमें ये पता नहीं, तो फिर इसमें रिस्क फैक्टर ढूंढे जाते हैं। 70s में पहली स्टडी हुई थी जिसमें फैमिली हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और स्मोकिंग, इनको ढूंढा गया था ये रिस्क फैक्टर। उसके बाद जैसे जैसे साइंस चेंज होती गई, अभी रिस्क फैक्टर में बहुत नई चीज़ें भी आ गई हैं कि एज ज़ाहिर रिस्क फैक्टर है, लेकिन इम्यून इस डिजीज़ से कोई भी नहीं है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है तो दैट डजंट मीन कि उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा, या अगर कोई स्मोकर नहीं है, लेकिन जाहिर है उसमें उसका परसेंटेज कम है। बिल्कुल। अच्छा लेकिन मुझे बताएं, आजकल हम ये भी बहुत देख रहे हैं कि लोगों को नींद में ही अटैक होता है, लोग नींद में ही चल बसते हैं, मतलब सोए और उसके बाद नेवर वोक अप। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी रीज़न क्या बनती है? देखिए नींद में तो अटैक तो किसी वक्त भी आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली लोग मे बी कि वो उठते हों, थोड़ा बहुत किसी को कोई कॉल करने की कोशिश करते हों, क्योंकि सडन कार्डिक डेथ का मतलब ये है कि बिल्कुल जल्दी हो जाए। ये आजकल नहीं, पहले ज़माने से ये था कि अटैक अगर रात में आएगा और कोई साथ करीब अप्रोचेबल पर्सन नहीं है तो हमें सुबह में जाके देखते हैं कि लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन कुछ लोग उठते हैं 15-20 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, और उसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज 30% ऑफ हार्ट अटैक्स पेशेंट प्रेजेंटेड, मतलब वो प्रेजेंट करते हैं 1 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाए। अच्छा देखिए, जैसे शुगर के जो मरीज़ हैं तो उनको तो हम देखते हैं कि साइलेंट अटैक्स उनको होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जो बाकी वो लोग जिनकी किडनी से अफेक्ट होती हैं, जिनका लिवर का नहीं इफेक्ट होता है, उनमें कितने चांसेस हैं कि उनको भी हार्ट अटैक्स आ सकते हैं? देखिए ये बात समझ लें कि डायबिटिक कोई पेशेंट हो गया या जिसको किसी भी और वजह से हो गया तो उसमें क्लॉटिंग बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आम आदमी से उनमें रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट अटैक का। बिल्कुल। तो जब और ये जैसे जैसे एज बढ़ती है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं तो अल्टीमेटली हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं, और इसी में पेशेंट को फिर हार्ट अटैक के होने का ख़तरा बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए?
मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि अगर किसी को डायबिटीज़, ब्लड शुगर है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो उसका इलाज करें, उसको कंट्रोल में रखें। दूसरा, जो हमें एक्टिव और हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। फिट रहने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी खुराक आपने ठीक करनी है, अपने फिज़िकल एक्टिविटी को करना है। और ये जो हम 4-4 बजे तक सो रहे होते हैं और इस पर गैजेट्स पे देख रहे होते हैं, इस चीज़ को हटा के अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लाइफ पे लाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो मतलब लाइफस्टाइल वैसे भी ना 4-4 बजे तक अपने गैजेट्स पे लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, मतलब रीलें देख रहे हैं, कोई क्या 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 हासिल हो रहा है कुछ नहीं पता, बस देख रहे हैं। तो अगर आपको कभी कुछ हासिल हो तो हमें बताइएगा, ताकि फिर हम भी देखना शुरू करें, शायद हो सकता है हमें भी वो चीज़ हासिल हो जाए। लेकिन सेहत के हवाले से आप कभी कोई चीज़ अच्छी हासिल नहीं करेंगे। छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको बताएं कि साल 9 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से जारी है, जिसमें 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का मिशन है। पोलियो मुहिम का पहला मुल्क मरहला 14 जनवरी तक चलाया जाएगा, यानी कि संडे तक, जबकि दूसरा मरहला जो है वो 15 से 19 जनवरी तक लकी मरवा जनूबी वज़ीरिस्तान में जारी रहेगा। पोलियो वायरस कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त के हामिल बच्चों को फ़ौरन निशाना बनाता है और बच्चों को वायरस और मासूरी से बचाने का वाहिद तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ 2 बूंद को पोलियो के कतरे पिला दें। वालिदैन हर मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। इस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देखें कितना आपको बुरा लगता होगा ना, जब आपने कभी हज उम्र ज़ियारत के लिए जाना होता होगा तो आपको जब एयरपोर्ट पे वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पोलियो का वायरस वहाँ पर ले जाएँ। पूरी दुनिया में आप चार्ट खोलें, पूरी दुनिया का मैप खोलें, आपको 2 जगह जो पोलियो के हवाले से आपको जो लाल जो डॉट्स नज़र आएंगे, वो एक आपको मिलेंगे अफ़गानिस्तान में और दूसरा आपको मिलेगा पाकिस्तान में। और बजाय ये कि इतनी एक्सटेंसिव मुहिम के बावजूद कि हम इतना, हमारी गवर्नमेंट कितना ज़बरदस्त काम कर रही है, अभी भी हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ी है। मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम बार बार बात करें, लेकिन लोग अभी भी ना जाने से क्यों खौफज़दा है। ये अगर पोलियो की वैक्सीन ये एक्सपायर्ड भी हो तो तब भी आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं होता। किस तरीके से यह हमारी बच्चे की मुस्तकबिल और जान बचाएगी, इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की सोशल सेक्रेटरी शहबाज साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो मिशन है कि हम तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, ये मिशन कहाँ तक पहुँचा है और अभी तक कितनी कामयाबी जो है वो मिल चुकी है? देखिए मदिया, अभी आपने जैसे बताया कि पहली कैंपेन स्टार्ट हुई 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, जो हम अपने सूबे सिंध के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और इसमें तकरीबन 4 करोड़ बच्चे जो हैं जिनको हम कवर करेंगे, जो 5 साल के अंदर हैं। उसके बाद उसी का दूसरा मरहला स्टार्ट होगा 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक, जो हमारे ऊपर बलाई इलाके हैं जैसे सूबा वज़ीरिस्तान वगैरह है, वहाँ पर जो है ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और ये कतरे जितने भी बच्चे जो 5 साल के अंदर हैं, जैसे अभी आपने कहा, उनको पिलाना बहुत ज़रूरी है। एक इब्हाम जो लोगों के अंदर पाया जाता है वो ये है कि बच्चों को जो हमने वैक्सीनेशन करा ली है या आगे वैक्सीन आने वाली है, तो क्या अभी जब भी हम बच्चों को वैक्सीनेशन पिलाएं या नहीं पिलाएं, तो एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, मैं इस बात को इंडोर्स करना चाहूँगी कि चाहे आपके बच्चे ने नॉर्मल रूटीन वैक्सीनेशन ली हुई हो या उसकी वैक्सीनेशन आने वाली हो, तब भी अगर बीच में कोई पोलियो कैंपेन आती है तो आपने बच्चों को ज़रूर से पिलाना है, क्योंकि ये वायरस जो है ना वो कैरियर स्टेट में चला जाता है। और कोई भी बच्चा जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम है या उसको पोलियो वैक्सीन प्रॉपर नहीं मिली है, तो फिर उस बच्चे में चांसेस हो सकते हैं कि फिर किसी भी वक्त उसको जो है ये हमारा तो माशाल्लाह से जो एटमॉस्फेयर है वो इतना आलूदा है कि हमारे बच्चे आए दिन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की वजह से बच्चों की वैसे एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, तो ऐसे बच्चों में तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा जो वायरस है उनको हिट कर सकता है। जी बिल्कुल, जिसमें भी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होगी उसके अंदर, कि देखा पता पोलियो वायरस भी जो एक वायरल डिजीज़ ही है जो बॉडी में जाके जो है, अगर किसी भी बच्चे के अंदर जिसके अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ प्रॉपर नहीं बनी है, बहुत से वालिदैन हमसे बार बार पूछते हैं कि हर दफ़ा क्यों पिलाएं हम अपने बच्चों को, हमने 2-3 दफ़ा पिला दिए, रूटीन वैक्सीनेशन हुई है। तो देखिए, जब भी आप कोई भी वैक्सीन पिलाते हैं तो जब आपने फर्स्ट डोज दी तो जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं वो 50 से 60% बनती हैं। सेकंड डोज हम जैसे आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पर,
9 महीने पर 15 महीने पे पिलाई जाती है। उसके बाद बीच में ये कैंपेन्स आते हैं, तो जब भी एंटीबॉडीज़ कम होती हैं हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं तो यही बनाते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि जिस एरिया में हमारा वायरस ज़्यादा सर्विलेंस ज़्यादा पाया जा रहा है या जहाँ हमें अशकार होता है कि यहाँ पे वायरस है और बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, जैसे इस वक्त हमारे पूरे सिंध के जितने भी अजलात हैं उन सब में जो है अनफॉर्चुनेटली पोलियो वायरस पाया जा रहा है। 15 नमूने हो चुके हैं जी पर है। और इस वक्त 2023 में तकरीबन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 6 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जिसमें से 2 केसेस हमारे कराची ईस्ट के हैं, ठीक है, 4 बनू से और 1 उरगजई से। तो हम इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन में मौजूद हैं। दुरुशवार देखिए, हमें बनू वगैरह की जब बात करें तो वहाँ पे तो समझ में आता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी की बाजोड़ में भी आप देखें ना किस तरीके से जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी हिफाजत के लिए जो पुलिस डाली थी उनको लोगों ने निशाना बनाया। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन हमारे जो पुलिस के अफसरान ने अपनी जानें भी कुर्बान की इस अहम कॉज के लिए। समझ में आता है कि वहाँ पे लोगों को अभी भी इस हवाले से हमें बताने की और एजुकेट करने की ज़रूरत है। कराची जैसे शहर में भी अगर हम बात करें, इतना बड़ा शहर है और जितना हुकूमत सिंध इस हवाले से काम कर रही है, तब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है और तभी केसेस सामने। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के अंदर अभी भी एक शक है, एक शुबहात मौजूद हैं कि शायद वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट होता हो। तो जैसे भी आपने भी कहा, और मैं हर डॉक्टर हर पीडियाट्रिशियन ये बात कहता है कि इस वैक्सीन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी वैक्सीन जो लगती है उसमें थोड़ा साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन भी हो सकता है, फीवर, ये तो आप 2 कतरे सिर्फ पिलाते हैं जो आपकी आंतों के अंदर जाता है और एंटीबॉडीज़ बनाता है, यानी आपको वायरस से लड़ने के खिलाफ मुतहद करता है, और फिर ये 28 दिन के बाद आपकी बॉडी से खराज कर जाता है। ये जो बार बार कैंपेन आती है, पेरेंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि क्यों हिंड्रेंस है, वो ये कि उन लोगों को लगता है कि शायद पोलियो ज़्यादा पिलाने से कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो इसका बिल्कुल 0% भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप एक बच्चे को पिलाएंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर रहता है ओरल पोलियो, और 28 दिन के बाद उसका खराज हो जाता है और वो हमारे सेवरेज सिस्टम में फैलता है। लोगों का हमने देखा एक वीडियो भी बहुत वायरल थी, इसमें खातून ने कहा कि मेरे बच्चे को बुखार हो जाता है, मेरे बच्चे को मोशंस हो जाते हैं। सो क्या इसके भी कोई चांसेस हैं? नहीं, बिल्कुल पोलियो वैक्सीन से नहीं होता। दूसरे वैक्सीन से देखिए वो वाली बात जो मैंने आपसे कहा कि अगर इंजेक्शन लगता है तो उससे थोड़ा बहुत पेन फीवर होता है। पोलियो वायरस वैक्सीन जो हम देते हैं वायरस के अगेंस्ट, उसके तो कोई भी जो है वो साइड इफेक्ट नहीं है। इवन जैसे भी आपने कहा, इवन हम लोग बहुत अजीब सा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो उनको एयरपोर्ट पे रोक के 2 पोलियो लगता है, उस वक्त आपकी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से इसका जो है वो खात्मा हो चुका है। हमसे कि कहीं हमें पोलियो ना दिया जाए, ये कि मतलब हम लोग अपना सर्टिफिकेट भी दिखाते हैं ना, तो दे डोंट ट्रस्ट अस, वो वहाँ पे पिला रहे होते हैं। तो देखिए इस चीज़ के लिए हम सबको एक साथ मुत्तहद होना पड़ेगा ना। अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, डॉक्टर्स हैं, जब तक पेरेंट्स इस चीज़ को अवेयरनेस नहीं कायम कर पाएंगे, वो इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। इतनी एक्सटेंसिव कैंपेन्स कर रहे हैं, फ़ायदा पड़ रहा है? बिल्कुल फ़ायदा तो पड़ रहा है। देखें पहले जो था, अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से बहुत सारी इकसाम होती हैं। पहले 19 इकसाम थी जो उसकी जो पाई जाती थी। इस वक्त अब सिर्फ 2 जो है वो टाइप रह गए वाइल्ड पोलियो वायरस की। उसकी भी जो अभी हमारे पास केस रिपोर्ट है उसकी एक ही आइसोलेशन। तो एक तरह से देखा जाए ये हमारी एक फतह है कि वायरसेस जो थे टाइप, उनके खिलाफ हमने जो है वो इकदाम कर लिए। एक टाइप हमारी रह गई। अगर उसके खिलाफ भी मुसलसल 2021 से लेकर 2022 तक हमारे पास कोई केस नहीं था और हम लोग बहुत खुश थे कि हम शायद निकलने वाले और हमारा माहौलियाती सैंपल से पॉजिटिव था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2023 में पहला एक केस आया। वही बात है ट्रैवलिंग जो हमारे यहाँ होती है, जैसे क्योंकि कोविड की वजह से शायद ट्रैवलिंग थोड़ी सी रुक गई थी तो लोग थोड़ा आइसोलेटेड थे, तो वायरल का स्प्रेड इतना नहीं था। अब वायरल स्प्रेड हुआ। पहले जो था वो हमारे ट्रेंड जो था वो इट वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान, लेकिन अब हमारा अपना लोकल हो रहा है, यानी एपिडेमिक हो रहा है ना। अब तो यहाँ पहुँच चुका है, तो अब जब यहाँ के सारे सेवरेज सिस्टम में मौजूद है तो उसको हमें कवरेज करना है। ये तो बड़ी खौफनाक बात है। अच्छा मुझे बताएं, मैं स्पेसिफिकली खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ उन पोलियो वर्कर्स को जो कि मौसम की सख्ती के बावजूद हम देखते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है वहाँ पे भी जाके दे मेक श्योर मीलों पैदल चल के वो लोग जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, चढ़ते हैं, वहाँ पे जो आबादियाँ होती हैं उनके बच्चों को जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए हमारा सबसे बड़ा, हम खुद यही कहते हैं कि हम एज अ डॉक्टर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं ना वो बिल्कुल जिस तरह से जिहाद कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो लोगों के घरों पर जाते हैं। डॉक्टर्स भी बहुत से ऐसे हैं जो उनके साथ जा रहे होते हैं जिन एरिया में हमें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है या वो लोग नहीं समझ पा रहे, तो वो वर्कर्स जाते हैं। और हम लोग सब डॉक्टर्स यही कह रहे होते हैं कि देखें अगर आप लोगों को पोलियो से कोई इशू है तो आप उसका थर्मल टेम्परेचर है वो देख लें, उसकी एक्सपायरी देख लीजिए और आप अपने बच्चों को बोलें। वही पोलियो ड्रॉप्स जो हम अपनी ओपीडीज़ में या अपने सेंटर्स में या अपने हॉस्पिटल्स में लगते हैं, सेम वही पोलियो के ड्रॉप्स उनको पिलाएं। उनको बाकायदा तरबियत दी जाती है। वो वर्कर्स ऐसे नहीं है कि उठेंगे और चले जाएंगे, उनको बेचारों को पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है और फिर वो स्ट्रगल करते हैं, सब घरों में जाते हैं, मेक श्योर करते हैं डाटा, और वो डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस पर हम ये सब कुछ काम कर रहे होते हैं। तो आवाम को उनके लिए बहुत हेल्पफुल होना चाहिए अगर वो आपके पास आ रहे हैं। सिर्फ 2 कतरे तो वो आपके पास आ रहे हैं और वो अपना उनका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका है।
है कि वो सिर्फ 2 बूंद कतरे से आपका बच्चे का फ्यूचर अपाहिज होने से, आपका फ्यूचर अपाहिज होने से बच जाएगा। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर दुरुश शवार हमारे साथ मौजूद थी। मुझे आप लोगों से इजाज़त लेनी है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।